बात अप्रैल 2020 के मध्य की है। यह वह समय था जब सारा देश कोरोना के साए में जी रहा था। लोगों की जान के लाले पड़े हुए थे। जो लोग जहां हैं उन्हें वहीं रुकने की सलाह दी गई थी। हमारे देश में महामारी ने एक विकराल रूप ले लिया है। यहाँ केस कम होने के बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन इससे मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। देश में लगभग अभी तक 331 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं, जिसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है और देश के तमाम नागरिकों से घरों में रहने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने जो जहां है उनसे वहीं रुकने की अपील की है। यह सब उत्कर्ष बड़े ध्यान से सुन रहा था। यह सुनकर वह बेचैन हो उठा। उसे अपने घर के लोगों की याद सताने लगी। उत्कर्ष दिल्ली का रहने वाला था। वह दिल्ली से महाराष्ट्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करने गया था। यह उसका द्वितीय वर्ष था, लेकिन देश में फैली महामारी के कारण विश्वविद्यालय को कुछ माह के लिए बंद कर दिया गया। इस कारण अधिकतर छात्र छात्राएं समय पर अपने अपने घर निकल गए थे। उत्कर्ष के लगभग सभी दोस्त भी जा चुके थे। मम्मा, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे सारे दोस्त भी अपने अपने घर चले गए हैं। अब मैं यहाँ बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मुझे अपने घर आना है, आप लोगों के साथ रहना है। बेटा, कुछ ही दिनों की तो बात है। ये 15 दिन चुटकियों में निकल जाएंगे। यदि उसके बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया गया तो हम तुम्हें जैसे तैसे करके घर ले आएंगे। नहीं मम्मा, देखा नहीं आपने, महाराष्ट्र इस महामारी के मामले में सबसे आगे चल रहा है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है और बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। पापा से कहिए, वो कुछ इंतजाम करेंगे। अच्छा, शांत हो जाओ, हम कुछ सोचते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए राज्य सरकारों बड़े अधिकारी की मदद से वो दिल्ली पहुंच गया। इसी कारण उसे राज्य की सीमा पुलिस ने भी नहीं रोका। अभी उत्कर्ष को आए 2-3 रोज ही हुए थे। दोपहर के समय अचानक एक एम्बुलेंस धड़धड़ाते हुए आई। उसमें से अस्पताल के 2-3 स्वास्थ्य कर्मियों के साथ 2 पुलिस वालों ने निकलकर अभिनव के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई और न ही कोई हरकत हुई। एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजाइए। आनन फानन में घर के लोग बाहर निकल आए। क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? ऐसे दरवाजा क्यों पीट रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? हम अस्पताल से आए हैं। हमें किसी ने फोन पर सूचना देकर बताया है कि इस घर में कोई दूसरे राज्य से व्यक्ति आया है। हम लोग उसे लेने आए हैं। यहाँ बाहर से कोई नहीं आया है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। झूठ मत बोलिए। आप में से बताइए, उत्कर्ष कौन है? उत्कर्ष हमारा बेटा है। वो हमारे साथ ही रहता है। हमें उसकी जांच करनी होगी। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उत्कर्ष का तापमान मापने पर हाई पाया गया। वहीं उसमें हल्की हल्की सूखी खांसी की शिकायत भी पाई गई। माफ करिए साहब, हमें आपके बेटे को कोरोना जांच के लिए अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं हमारे बेटे को? हमारा उत्कर्ष बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसे। यहाँ से चले जाइए आप लोग। न जाने क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, नहीं तो हमें इसे जबरन ले जाना पड़ेगा। चलो हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मम्मा, पापा, छुड़ाओ मुझे। छोड़ दो हमारे बेटे को। अंततः अभिनव और भाग्यश्री को हार माननी पड़ी। दोनों बेटे के दुख में फूट फूट कर रो रहे थे। इधर उत्कर्ष की कोरोना जांच प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इधर उत्कर्ष के कोरोना पॉजिटिव पाने की वजह से उसके परिवार की भी जांच की गई, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण उत्कर्ष को 21 दिनों के लिए आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेशन सेंटर को देखकर वह मन ही मन कांप गया। एक तो इतनी मुश्किल से खतरा मोल लेकर अपने घर आया था और घर आने के तुरंत बाद मुझे 21 दिनों के लिए आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया। मुझे अकेले ही रहना था, तो विश्वविद्यालय का हॉस्टल क्या बुरा था। इस आइसोलेशन सेंटर में एक एक दिन काटना उसके लिए पहाड़ साबित हो रहा था। रह रहकर उसके मन में घर जाने की हूक सी उठती। नरक से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उस चौकीदार का क्या? अरे, इन 4 दिनों में यहाँ मैंने घास नहीं छीली है। तू चिंता मत कर,
तब योजना के अनुसार आधी रात को वे चुपचाप अपने बिस्तर से उठे और चौकन्ना होकर उन्होंने इधर उधर देखा। कमरे में बल्ब की मध्यम सी रोशनी थी। चारों ने एक दूसरे को इशारा किया और दबे पांव कमरे से निकलकर सेंटर के मेन गेट तक पहुंचे। वहां का चौकीदार भी आधी रात होने की वजह से सो रहा था। वो लोग अभी मेन गेट फांदने ही वाले थे कि अचानक से सेंटर में लगा सायरन बज उठा और इस आवाज से सोया पड़ा चौकीदार हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी इस योजना की टांग टूट चुकी थी। अभी वो उसी कमरे में अपने अपने बिस्तरों पर बैठे बैठे ये सोचकर अपना सिर पीट रहे थे। अरे सायरन किसने बजाया? सब तो गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर वो मिल जाता तो मैं उसे कच्चा चबा जाता। मगर वहाँ से भागने की लालसा उनके दिल में ज्यों की त्यों बनी रही। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद उन्होंने वहाँ से भागने की पुख्ता योजना बनाई। इस योजना के तहत भागने वाली रात से पहले उन्होंने कुछ खास तैयारी की। मैं आधी रात को सेंटर की बिजली गुल कर दूंगा। मैं और उत्कर्ष मिलकर चौकीदार को रस्सी से बांध देंगे, फिर हम मेन गेट से बाहर फांद कर निकल जाएंगे। आधी रात का समय था। सबसे पहले अनिल निकला और उसने जाकर बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया, जिससे सेंटर की सारी बिजली ठप पड़ गई। इसके बाद धनंजय और उत्कर्ष दबे पांव चौकीदार के पास पहुँचे और बिना कोई आवाज किए उसे कसकर पकड़कर सबसे पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और फिर उसे रस्सी से बांध दिया ताकि वह कोई आवाज न कर सके। इसके बाद उन्होंने चौकीदार की कमर से चाबियों का गुच्छा निकाला और मेन गेट की ओर बढ़े। इस बार उनका इरादा गेट को फांदकर भागने का नहीं, बल्कि खुले गेट से शेर की तरह निकल कर जाने का था। लेकिन जब सारी चाबियां लगाने पर भी ताला नहीं खुला तो उनका माथा ठनका। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। यह पुलिस की जीप थी। यह आवाज सुनकर उनके पांव तले की जमीन खिसक गई। वे चुपचाप जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। कांस्टेबल, तुम दरवाजा फांद कर अंदर जाकर दरवाजा खोलो। देखो तो चौकीदार कहाँ मर गया? यहीं से ही तो हमें फोन आया था। साहब, चाबियों का गुच्छा ताले में लगा हुआ है और चौकीदार यहाँ बंदे बंदे छटपटा रहा है। फिर मेन गेट खोलकर इंस्पेक्टर अंदर आया। इंस्पेक्टर को चौकीदार की सारी बात सुनकर माजरा समझने में देर नहीं लगी। वो तो गनीमत ये रही कि चौकीदार अंधेरा होने की वजह से उत्कर्ष और उसके साथियों को पहचान नहीं पाया था, नहीं तो ना जाने उन्हें क्या सजा मिलती। इस घटना के बाद उस आइसोलेशन सेंटर का पहरा बढ़ा दिया गया। अब वहाँ से भागने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी, लेकिन चारों दोस्तों के मन में अभी भी घर भागने की इच्छा कसमसा रही थी। इस घटना को हुए 2 दिन बीत गए। दोपहर का समय था। धनंजय, अनिल और विहान गुमसुम बैठे हुए थे। क्या दोस्तों, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? तो क्या करें, तेरी तरह बेमतलब का हंसी ठट्टा करें तो और क्या। अरे इस बार ऐसा प्लान बनाया है यहाँ से निकलने का कि मत पूछो। क्या सच में? हाँ, मैंने भी सब अच्छी तरह से पीछे का रास्ता देख रखा है। सेंटर के पीछे की तरफ की दीवार सिर्फ 8 फीट ऊंची है। तभी लोग इस योजना को सुनकर बहुत खुश हुए और रात होने का इंतजार करने लगे। ठीक आधी रात को चारों वहां पहुंचे। धीरे धीरे करके अनिल, धनंजय और विहान दीवार पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही उत्कर्ष दीवार पर चढ़ने को हुआ, उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या? जल्दी आ, नहीं तो कोई आ जाएगा। लगता है किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। बड़ी मजबूत गिरफ्त है उसकी। मैं अपना पैर नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। यह सुनकर अनिल, धनंजय और विहान एक झटके में दीवार से नीचे कूदे। तब तक उस रहस्यमयी शख्स ने उत्कर्ष को नीचे पटक दिया, जिसने उसका पैर पकड़ रखा था। कौन हो तुम? क्यों रोक रहे हो हमें? मेरी मानो बात, मानो तो वापस लौट जाओ। हम तुम्हारी बात क्यों माने? होते कौन हो तुम हमें भाषण देने वाले? तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कुछ दिनों पहले मुझे भी तुम्हारी तरह ही यहाँ लाया गया था। आज तुम लोग जो गलती कर रहे हो, मैंने भी वही गलती की थी। कैसी गलती? आइसोलेशन सेंटर से भागने की गलती। नहीं तो मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान था। तो क्या? हाँ,
तुम लोग सही समझे, लेकिन तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम हमसे क्या चाहते हो? मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हें आगाह करना है। किससे? यही कि मुझे जब यहाँ लाया गया था तो मैं भी कोरोना पॉजिटिव था। मैं भी यहाँ से भाग गया था, लेकिन कितने दिन इन लोगों से छुपा रहता। आखिर इन लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मेरा समय पर इलाज न हो पाने के कारण मैं मर गया। मैं तो पहले से ही कोरोना पॉजिटिव था। मैंने अपने साथ साथ अपने परिवार और कई लोगों को भी ये बीमारी मुफ्त में दी थी। अगर मैं यहाँ रहकर आइसोलेट का समय पूरा कर लेता तो आज मेरी और मेरे परिवार की ये दुर्दशा नहीं होती। अब जब तक हमारी उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें इसी तरह इस लोक में ही भटकना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो। इसलिए तुम्हारे भागने की सारी योजनाओं पर मैंने ही पानी फेरा था। मैंने ही पहली बार सायरन बजाया था और फिर पुलिस को फोन भी मैंने ही किया था। लौट जाओ भीतर। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने परिवार वालों की तो सोचो। तुम खुद कोरोना की बीमारी के शिकार हो। तुम अपने परिवार वालों और अन्य लोगों को तो ये बीमारी खैरात में मत दो। उस शख्स की वेदना से भरी बातें चारों के दिल को चीरती हुई जा रही थी। मन ही मन उन लोगों ने फैसला कर लिया था कि अब चाहे जितने दिन भी यहाँ रहना पड़े, वे सब अब स्वस्थ होकर ही बाहर निकलेंगे और अपने घर परिवार से मिलेंगे। एक गांव में एक बरगद का पेड़ था और लोगों का कहना था कि वहां एक लंगड़ा भूत रहता है। उस पेड़ के नीचे से जो भी जाता था उसको वहां रुककर बरगद के पेड़ के पास कुछ न कुछ रखना पड़ता था, वरना उस बरगद के पेड़ का लंगड़ा भूत उसको जरूर कोई नुकसान पहुंचाता था। और थोड़ा आगे चलकर एक नीम का पेड़ था जिस पर एक ऐसा भूत रहता था जो लगता था कि किसी संत महात्मा का भूत है। लोग उसे नीम बाबा के नाम से जानते थे। एक बार की बात है, भोला अपनी साइकिल से गांव से बाहर जा रहा था और इतनी जल्दी में था कि वह बरगद के नीचे कुछ भी रखना भूल गया। अचानक उसे ऐसा लगा उसको किसी ने हवा में उछाल दिया हो और वह नीचे गिरता इसके पहले ही उसको किसी की मजबूत बाहों ने थाम लिया। वह बिल्कुल घबरा गया, फिर अपनी साइकिल पर बैठा और चलने लगा। उसे लगा फिर किसी ने उसको हवा में उछाल दिया है, लेकिन दोबारा फिर किसी ने अपनी बाहों में संभाल कर खड़ा कर दिया। क्या हो रहा है? उसने जोर से चिल्लाकर पूछा। आखिर कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है? तभी भोला एक भारी भरकम आवाज सुनकर चौंक गया। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब बरगद के पेड़ वाले लंगड़े भूत ने कहा, तुमने क्या मजाक समझ रखा है? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ से जो भी गुजरता है वो यहाँ पर कुछ खाने का सामान रखने के बाद ही आगे जाता है। भोला बोला, मुझे याद तो था, लेकिन मैं इतनी जल्दी में था। मेरी माँ अस्पताल में थी और मैं यहाँ। अगर तुम कुछ नहीं दे सकते तो यहाँ अपनी तौलिया उतार कर रख दो। इसके बाद उसने अपना तौलिया उतार कर रख दिया और आगे बढ़ा। भोला जब आगे बढ़ा तब उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी लाठी टेकते हुए जा रहा था। उसने देखा कि वह बहुत हताश और परेशान था। उसको देखते ही वह साइकिल से उतरा और उसने उस व्यक्ति से कहा कि आप चाहें तो मेरी साइकिल पर बैठ सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बहुत आराम से उसकी साइकिल पर बैठ गया। उसने कहा, तुमको पता नहीं कि इस बरगद पर लंगड़ा भूत रहता है जो यहाँ से आने जाने वालों को परेशान करता है। तब भोला ने कहा, यहाँ रहता तो है, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि जब वो मुझे हवा में उड़ा रहा था तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी की मजबूत बाहें मुझे थाम ले रही हैं। तब बूढ़ा व्यक्ति बोला, तुम्हें ये गलतफहमी है कि तुम्हें लंगड़ा भूत बचा रहा था, बल्कि सामने वाले पेड़ पर नीम बाबा रहते हैं
जो किसी की परेशानी नहीं देख सकते। तब भोला ने पूछा, उनको खुश करने के लिए क्या करना होता है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसके लिए कुछ नहीं करना होता, बस जब आप वहाँ से निकल रहे होते हैं तब आप सिर्फ उसको अपना सिर झुकाकर आदर प्रकट करें और वो आपकी सहायता करता है। उस बूढ़े व्यक्ति को जहाँ उतरना था उतारकर भोला आगे चला। उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत धन्यवाद दिया। जब भोला अपनी माँ के पास अस्पताल पहुंचा तब उसने अपनी माँ से सब कुछ बताया। माँ ने उससे कहा, बेटा ध्यान रखना कि जब भी उधर से जाना उस बरगद वाले लंगड़े भूत को अनदेखा करने की गलती नहीं करना, लेकिन जो दूसरे पेड़ का भूत है उसको सम्मान देना कभी मत भूलना। दूसरे दिन भोला जब बरगद के नीचे से गुजरा तब उसने पहले वहां एक मिठाई का दोना रखा और आगे बढ़ गया, और जब वह नीम के पेड़ वाले भूत के पास गया तब वह अपनी साइकिल से उतर गया और वह सोचने लगा, यह कितनी महान आत्मा है जो सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा आदर चाहती है। उसने पेड़ के पास खड़े होकर आवाज लगाई और कहा, आप जो भी हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ऊपर से आवाज आई, कल मिला तो में जब भी कोई अच्छा काम होगा मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। बहुत दिन बीत गए। भोला के घर में उसकी बेटी की शादी थी। उसने नीम बाबा के पास जाकर निमंत्रण दिया और कहा, मेरी बेटी की शादी है और आपको जरूर आना है। इसके पहले वे बरगद के पेड़ वाले लंगड़े भूत को मिठाई चढ़ाना नहीं भूला। कुछ दिन बाद जब उसकी बेटी की शादी थी तब नीम बाबा उसकी बेटी की शादी में आए और आराम से बैठे थे। तभी उसे लगा कि शादी में जरूर लंगड़ा भूत कोई गड़बड़ करेगा। तभी जोर जोर से आवाजें आने लगी। इसके साथ ही ऐसा लगा जैसे कोई ठहाका लगा रहा है। सभी लोग भयभीत हो गए, लेकिन नीम बाबा को समझते देर नहीं लगी। वह समझ गए कि बरगद वाले लंगड़े भूत की कारस्तानी है। कुछ देर बाद सबने देखा कि जिस लड़की की शादी थी वह अपने कमरे में नहीं थी। भोला भागा और चारों तरफ ढूंढने लगा। तभी उसे याद आया, वह बरगद के पेड़ के नीचे गया। उसके पीछे पीछे नीम बाबा भी आया। भोला लंगड़े भूत के सामने रोने लगा और बोला, आपको तो मालूम होगा कि मेरी बेटी कहाँ है। तब लंगड़ा भूत बोला, तुमने मुझे शादी में क्यों निमंत्रण नहीं दिया? मुझे खाली एक मिठाई का डिब्बा देकर चले गए। तुमने सोचा कि तुम्हारा काम पूरा हो गया और वो नीम वाला भूत जाकर वहाँ दावत उड़ा रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारी बेटी को वहाँ से गायब कर दिया। भोला गिड़गिड़ाने लगा। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने देखा वही बूढ़ा व्यक्ति जिसको उसने एक दिन साइकिल पर बिठाया था, उसके पीछे खड़ा था। तुम चिंता मत करो और तुम घर जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास होगी। भोला निराश होकर चला गया। आज तक मैं कुछ भी नहीं बोला। तुम्हें जितनी भी मनमानी करनी थी तुमने कर ली। तुम आते जाते राहगीरों को तंग करते रहे, मैं उनको बचाता रहा हूँ। तुम अपने इस छोटे से अपमान का बदला इस बच्ची के साथ क्यों लेना चाहते हो? जाकर उसको उसके घर छोड़ो, क्योंकि आज उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। लंगड़ा वाला भूत बोला, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। तब नीम वाले भूत ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हें इस पेड़ को छोड़ना पड़ेगा। भोला की बेटी की तो शादी होगी ही, तुम अपनी सोच लो। हमेशा सच का साथ देने वालों की जीत होती है, लेकिन मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला। जहाँ तक संभव हो सकता था मैं तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों की सहायता कर देता था, लेकिन आज पाप का घड़ा भर चुका है। अरे जाओ जाओ, पहले तुम अपनी मुक्ति के बारे में सोचो। उसने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें आगाह कर दिया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो संभाल लो अपने आप को। और अचानक उसने बरगद के पेड़ को एक ही हाथ से उठाया। लंगड़ा भूत पेड़ से बाहर आया। वह गुस्से से अपनी और मैं जो कहूँगा वही करना पड़ेगा। लंगड़ा भूत बोला,
ठीक है, अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। नीम के पेड़ वाले भूत ने कहा। जाओ, अब कभी किसी की तरफ आंख उठाकर मत देखना। लंगड़ा भूत अपने एक पैर से सरपट भागा। नीम बाबा ने भोला की बेटी को बड़े प्यार से अपने कंधों पर बिठाया और उसके घर की तरफ चल पड़ा। भोला की बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। भोला और उसकी बेटी के सिवाय इस कहानी को कोई नहीं जान पाया, लेकिन गांव वालों को हमेशा के लिए लंगड़े भूत से मुक्ति मिल गई। उस गांव में आज भी जब कोई शादी पड़ती है तो लोग नीम बाबा को जरूर निमंत्रण देते हैं।